माय लवली स्टूडेंट, तो हम आज कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो आपने अभी तक कंडक्टिविटी के बारे में जाना उसे आप एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, और वो मेजर करोगे आप यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसका सेटअप कैसे होता है। एक्सपेरिमेंटली इसका सेटअप हम इस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कंडक्टिविटी सेल होता है उसमें क्या है, दो आपके इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। जो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है और ये ए क्यों लिखा है, सपोज ए इसका एरिया है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, सेम एरिया के है तो ए एरिया इसका हमने ले लिया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएगा, वो एल हो जाएगा। और हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिसका कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी फाइंड आउट करनी है हमने, जो कि हमने सॉल्यूशन में जिसका कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। तो अब दूसरी बात आती है, हमने ये वाली चीज़ें डाल दी, बाद में इसको क्या करना है, बाद में इसको एनक्लोज करना है विद द नॉन कंडक्टिंग कोटिंग। ठीक है, जो आप क्या करोगे, नॉन कंडक्टिंग कोटिंग से आप इसको बिल्कुल ही बंद कर दोगे। उसका क्या पर्पस होगा कि आपका जितना टेम्परेचर अंदर है उतना ही रहेगा, ज़्यादा आपका क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर आप डेफिनेशन से देखें, कंडक्टिविटी कुछ नहीं होती है, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ द 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम। कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरा, उसमें से कुछ आपने 1 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम ले लिया इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, उसमें आपको देखना है कि कितनी कंडक्टेंस आ रही है, वही आपकी क्या है, कंडक्टिविटी। ओके, ना क्या होगा अगर टेम्परेचर इसमें चेंज होता गया तो क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस उस पर वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगी। अगर हमने वो 1 मिलीलीटर आपका वॉल्यूम लिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आयंस भी, नंबर ऑफ आयंस भी चेंज हो जाएगा। नंबर चेंज होगा तो कंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगी, कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। यही पर्पस था कि आपने ये नॉन कंडक्टिंग कोटिंग को लगाया है, सो दैट आपको एक क्या मिले, टेम्परेचर स्टेबल मिले इनसाइड द कंडक्टिविटी सेल। अब क्या कहा गया है कि अब देखो कंडक्टिविटी निकालनी है, उसके लिए क्या हमें सबसे सही लगा, एक साइंटिस्ट थे जिसने कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिया था। आप फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते होगे। उसमें क्या होता है कि आपको 4 रेसिस्टेंस इस तरह से आप लगाते हो, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, बाहर आप एक सोर्स देते हो। ठीक है, और वो सोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सोर्स होता है, दिस इज़ द एसी सोर्स। जो भी ये मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आप ये सोर्स देते हो, ठीक है, सोर्स देते हो, वो आप एसी सोर्स दोगे, ना कि डीसी सोर्स। वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है इनमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस है। ठीक है, आपको पता है। तो R1, R2, R4 हमने क्या कर ली, हमने ये R1, R2 एंड R4 फिक्स मान ली, मतलब नोन है हमें। ठीक है, इनकी सम वैल्यूज़ है और ये हमें नोन है। और R3 हमने ऐसा मान लिया जो कि हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो इस जो R3 है इसको हमने किसके साथ जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के साथ इसको जोड़ देंगे। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जो भी ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की जो भी रेसिस्टेंस होगी इस पूरे सेल की, वो आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे वो प्रोसीड करते हैं उससे कि रेसिस्टेंस से अब फिर हम कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम से हम इसको समझेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ इसमें कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो आपका किस में डिज़ोल्व होगा, आपको पता है सॉल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी होता है उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, पानी में, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है, आयंस देता है। बट ये बात ध्यान रखनी, अगर आप नॉर्मल वाटर लोगे, नॉर्मल वाटर की भी कुछ अपनी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर हमने मेजर करनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, तो हमें ऐसा वाटर लेना पड़ेगा जिसकी खुद की कंडक्टिविटी 0 हो। नॉर्मल वाटर की तो कंडक्टिविटी रहती है, इसीलिए हमने एक स्पेशल कंडक्टिविटी वाटर कहते हैं, इससे कंडक्टिविटी वाटर लेना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डालना है और पूरा सॉल्यूशन बनाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो नोट क्या लिखा है कि जो कंडक्टिविटी वाटर होता है, इट हैज़ 0 कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा,
कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कप्पा। इट हैज़ द ज़ीरो कंडक्टिविटी। याद रखना कंडक्टिविटी वाटर है तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टिविटी लग गया तो इसकी बहुत कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये वाटर है कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टिविटी इज ज़ीरो। ओके, सो दैट वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी उसके साथ एड अप नहीं होगा लास्ट में, ठीक है, यही फ़ायदा हुआ। So electrolyte is dissolved in it so that we will not get the conductivity of water and just we will get the conductivity of electrolyte. So that आपको क्या हो कि जो आपको conductivity निकालनी है वो सिर्फ electrolyte की निकले, conductivity water की ना निकले. Now to calculate the conductivity of electrolyte, we will take the conductivity cell and attach it with the Wheatstone bridge. Okay. बेसिकली वी विल कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब कंडक्टिविटी, आपको पता है कंडक्टिविटी निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की, सो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी वही चीज़ यहाँ पर राइट करी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो कंडक्टिविटी सेल होगा उसको अटैच करेंगे विद द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बेसिकली वी विल कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको आपका मेन फोकस क्या है बेसिकली कि आपको इस इलेक्ट्रोलाइट की आपको पूरे की आपको रेसिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस तो होगा, देखो, ठीक है, रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस अगर इस इलेक्ट्रोलाइट की आपको पता चल गई तो जस्ट आपको फॉर्मूलाज पुट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम रेसिस्टेंस निकालने लगे हैं यहाँ पर। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज देयर आर R1 R2 एंड R4 नोन रेसिस्टेंस। आपको पता है यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है दैट दीज आर द R1 R2 एंड R4 रेसिस्टेंस आर द नोन टू अस एंड द थर्ड वन दैट इज द R3 इज अननोन टू अस। ओके, जो कि अननोन कौन सी है, जो आएगी कैलकुलेट करके वो कौन सी आएगी, इलेक्ट्रोलाइट की रेसिस्टेंस आएगी, ठीक है। R3 एंड R3 आपके पास क्या है, आपके पास ये नोन है एंड रेसिस्टेंस R3 क्या होगी, वो अननोन होगी, जिसकी कैलकुलेशन से आपको रेसिस्टेंस ऑफ द होल इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। नाउ नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं AC करंट की बात करी थी, वी विल यूज़ AC सोर्स। हम हमेशा AC सोर्स इसमें यूज़ करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज इन द व्हीटस्टोन ब्रिज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है, हम AC सोर्स क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाए, सो दैट आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ना हो। अब इसको बारीकी से समझेंगे, देखो ध्यान से देखना, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। देखो AC सोर्स है, उसका मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी ये इस डायरेक्शन में करंट होगा, कभी उस डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। तो जो करंट की बेसिक डायरेक्शन है वो AC सोर्स में क्या होती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो मतलब चेंज होती रहती है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस, वैसे तो अभी पढ़ा नहीं है हमने ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, पर वैसे ही बता दूँ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता था वैसे ही उसका उल्टा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और उसी का फिनोमेना जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वी नीड फिक्स डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको फिक्स डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए, तभी आपका एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड बोलोगे, तभी दूसरे इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलोगे, क्योंकि एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे पे रिडक्शन हो रही होगी। बट क्या होगा कि जब AC सोर्स है तो क्या होगा, करंट फ्लक्चुएट होता रह रहा है, ठीक है। कभी कोई इलेक्ट्रोड जो होगा, कभी कोई एनोड बन जाएगा, कभी कोई कैथोड बन जाएगा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होगा उस केस में आपका एनोड कैथोड। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो AC सोर्स होने की वजह से कि फ्लक्चुएटिंग करंट होने की वजह से आपको इलेक्ट्रोलिसिस की जो पॉसिबिलिटी थी वो रूल आउट होगी। सो नो इलेक्ट्रोलिसिस विल बी देयर एंड विल नॉट अकर। नाउ नोट, आपने एक और चीज़ लिख लेनी है अपने नोट्स में, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। देखो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस कैन नेवर बी डन विद AC सोर्स, ठीक है, वही बात जो हमने पहले करी, वी नीड DC सोर्स सो दैट एनोड एंड कैथोड रिमेन फिक्स। हमें आपको क्या बोला जा रहा है कि हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, DC सोर्स। अगर आपको याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो आपको कौन सा सोर्स लेना पड़ेगा, आपको DC सोर्स लेना पड़ेगा। डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसमें फिक्स रहती है डायरेक्ट
डायरेक्शन ऑफ द करंट। और आपको इलेक्ट्रोलिसिस में तो वही चाहिए होता है क्योंकि आपको फिक्स करने हैं एनोड एंड कैथोड को, सो दैट आगे फर्दर चीज़ें हो। अब एक और बात है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही, इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आयंस में चेंज आता है इलेक्ट्रोलिसिस होने पे, क्योंकि क्या होगा, कुछ आपके डिकम्पोज हो रहे होंगे, कुछ डिपॉजिट हो रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में। सो एज वी आर यूजिंग AC सोर्स, सो नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, यानी कि नो डिकम्पोजिशन ऑफ आयंस होगी। सो आयंस, देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस से हमें इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा था, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सम रिएक्शंस होती है, कहीं डिकम्पोजिशन हो रही है आयंस की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पहले से प्रेजेंट है। ये प्रोसेस, नया प्रोसेस होने की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से क्या हो गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ आयंस होगी, कि उस इलेक्ट्रोलाइट में और ज़्यादा आयंस चले गए। तो आपको पता है हमारा मेन फोकस क्या है, हम निकाल रहे हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कंडक्टेंस ऑफ द आयंस, मतलब बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो जब आयंस उसमें ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो कंडक्टिविटी भी फ्लक्चुएट करने लगेगी। तो मतलब जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की है आपको वो मेजर नहीं होगी, साथ में साथ आपके पास जो कंडक्टिविटी आएगी वो ड्यू टू क्या आएगी, इलेक्ट्रोलिसिस भी आएगी। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस भी आपकी कंडक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है। सो हमें तो कंडक्टिविटी प्योरली किसकी चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए। सो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस वाला फंडा ना हो, ठीक है। सो नो इलेक्ट्रोलिसिस, नो डिकम्पोजिशन ऑफ आयंस, सो आयंस इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं हो रही है, डिपोजिशन ऑफ आयंस नहीं हो रहा, आयंस बढ़ रहे घट रहे नहीं है, सो आपको क्या मिला, आपको आयंस उस सॉल्यूशन में कांस्टेंट मिले, और वो भी कौन से आयंस है, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के खुद के हैं, ठीक है। सो जो कंडक्टिविटी होगी एट द लास्ट वो आपकी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं। सो वी कीप ऑन चेंजिंग द, अब दूसरी बात क्या है कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो इसमें R1 R2 एंड R4 है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती, जैसे कि आपका यहाँ पर है R1 R2 एंड R4, ये कौन सी है, आपकी नोन रेसिस्टेंस है, और ये अननोन है जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइट की रेसिस्टेंस देगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि R1 R2 एंड R4 को आप इंटरचेंज कर सकते हो इन सच अ वे कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो पे दिखाए ना दिखाए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है वी कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ R1 R2 R4 सो दैट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो का क्या मतलब होगा कि दैट मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू इट, तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। और जब गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही हो और उससे करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा हो, तो दैट मीन्स वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, वो कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। तो उस कंडीशन पे क्या एक चीज़ आती है, उस कंडीशन में एक चीज़ आती है आपकी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा आपका, ओके, आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा व्हेन इस कंडीशन पे एक चीज़ हो जाती है कि R1 अपॉन R2, ठीक है, R1 डिवाइडेड बाय R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है, R3 अपॉन R4, यहाँ देख लो चाहे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, जबकि यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गई, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है पूरा वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब हमें ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि R3 कौन क्या थी हमारी, R3 थी हमारी अननोन। तो R3 यहाँ से इस फॉर्मूला से आपके पास आ सकती है, आपके पास आएगी R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय आपका R2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगी, आपको क्या मिलेगी यहाँ से, रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, जो कि इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, सेल था उसकी रेसिस्टेंस। तो ये R क्या है आपकी रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि जो पूरे सेल की है उसकी कितनी रेसिस्टेंस है वो आपको पता चल गई यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, वी गॉट यूजिंग, ठीक है, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। बस इतना काम था आपके एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, ब्रिज आपके एक्सपेरिमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना काम था कि आपको उस पूरे सेल की या इलेक्ट्रोलाइट की आपको रेसिस्टेंस निकालनी थी। अब ये आपको पता चल चुका है, अब होती है कैलकुलेशंस ना। आपको पता है जो कंडक्टिविटी है, ठीक है,
जो आपकी कंडक्टिविटी है वो होती है कप्पा, एंड दिस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। देखो कितना इजी फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, उसका छोटा भाई, कंडक्टिविटी का छोटा भाई इज कंडक्टेंस, ठीक है, इनटू द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो कि फिक्स रहता है किसी एक सेल के लिए, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है, अब आपको अल्टीमेटली निकालनी तो क्या है, निकालनी है आपको कंडक्टिविटी ऑफ द सेल निकालनी है, और रेसिस्टेंस आपको पता है, और आपको कंडक्टेंस आपको ये पता है रेसिस्टेंस की फॉर्म में क्या होता है कि कप्पा जो कि कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस की फॉर्म में उसका इन्वर्स होती है। तो कंडक्टेंस को आप 1 अपॉन रेसिस्टेंस लिख सकते हो, इनटू सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी का। नाउ एल क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए इज़ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, की जो एरिया है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये एरिया हो गया इलेक्ट्रोड का, ये हो गया, और ये आपके पास क्या है, ये है नोन, ठीक है, ये नोन पैरामीटर्स है, क्योंकि सेल से आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस कितना है, उसका एरिया कितना है। नाउ जो ये रेसिस्टेंस है ये क्या है, नोन फ्रॉम, ये क्या है, नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास सभी चीज़ें आ गई, 1 अपॉन आर, आर आपका यहाँ से आ गया, ठीक है, और R3 चाहो तो इसको R3 लिख सकते हैं क्योंकि ये R3 वाला है, L अपॉन ए भी आ गया। नाउ यू विल ईजीली कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो आपके पास कंडक्टिविटी ईजीली आ जाएगी, और ये क्या है, दिस इज द कंडक्टिविटी। तो हमने ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट करा, बेसिकली देखा जाए तो R3 निकालने के लिए करा, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए करा, क्योंकि उस में फॉर्मूला पुट करके आप कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, कि किस किस तरह से आपका ये फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बनाओगे, पूरी आप थ्योरी लिखोगे, और उसके बाद कैलकुलेशंस करके लास्ट में आप बताओगे कि कंडक्टिविटी इस तरह से हमें आई। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में अब बात करते हैं आपसे।